हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th हिंदी अनिवार्य का पेपर साथियों 24 मार्च को होने वाला है। तो साथियों आपको मैं 10 इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर करवाने जा रहा हूं और ये इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है आपकी परीक्षा की दृष्टि से रामबाण सिद्ध होंगे। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जो आपकी परीक्षा होगी ना 24 मार्च को, उसमें 10 मॉडल पेपर में से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। पूरी साल भर का निचोड़ इनके अंदर है। आप भरोसा के साथ है तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा पूरा शेखावाटी मिशन हल करवाऊंगा। संजीव डैशबोर्ड के सारे मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा साथियों इसकी सभी की आपको पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई बोर्ड क्लास 6 से 12th के अंदर है आपको भेज दी जाएगी। तो साथियों एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा साथियों पहला सवाल आएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों का आएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। तो पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि एक भी सवाल गलत न हो। ठीक है। तो हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम सन 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हिंदी में तुलसी ही रामायण के प्रमुख कवि है। तुलसी के समकालीन कवियों में से मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है परंतु चरित्र चित्रण एवं प्रबंधात्मकता की उपेक्षा की गई है। सेनापति ने भी अपने कवित रत्नाकर में चौथी एवं पांचवी तरंगों के अनुसार रामायण एवं राम रसायन का वर्णन किया है। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। इनमें से हृदयाराम कृत हनुमान नाटक मिलता है। तदुपरांत प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है जो संवाद रूप में लिखा गया है। तो पहला सवाल पूछा है साथियों आपसे यहाँ पर कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो साथियों इसका उचित शीर्षक है राम काव्य। क्या कौन सा काव्य साथियों? राम काव्य। ठीक है। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। तो किसकी नहीं हुई है साथियों? यहाँ पर है रामचरित है। रामायण की कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है ना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। भूपति द्वारा जो देखो भूपति कृत यानी भूपति द्वारा रचित रामचरित रामायण के संकेत मिलता है परंतु अभी तक इसकी कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख लेना। ठीक है। आगे आपसे तीसरा सवाल पूछा निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। तो कौन सा काव्य साथियों रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? राम प्रकाश है और रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। कौन सा प्रकाश साथियों? राम प्रकाश रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। ठीक है ना। इसके आंसर यहाँ पर देखो लिखा गया, स्पष्ट रूप से लिखा है मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य जो मिलता है रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। देखो ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा आराम से हल करना ताकि कोई गलती नहीं। रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है साथियों? तो रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है? केशव है। कौन है साथियों? केशव है। ये देख लीजिए महाकवि केशव द्वारा रामचंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख कर लेना। आगे पांचवा है निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में मिला है। तो कौन सा काव्य साथियों संवाद रूप में मिला है? तो रामायण महानाटक है, संवाद रूप में मिला है। आगे है नेक्स्ट है निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है। तो तुलसीदास है, केशव है, हृदयाराम है, लेकिन सूरदास नहीं है। सूरदास को किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण भक्ति है। ठीक है ना। कृष्ण से संबंधित है ये। आगे आपसे पूछा जाएगा इसी पहला सवाल के अंदर है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। तो साथियों इस दुनिया में किसने जीता? खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे, कितने रह रह गिर जाते हैं। हंसता शशि भी छिप जाता है, जब सावन घन घिर आता
आते हैं। उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाली वह ऊंची ऊंची मीनारें हैं, मिट्टी में मिल जाती है वह छिन जाते हैं सभी सारे। दूर तलक धरती की गाता मौन मुकर कहता कण कण है, यदि तुमको मुस्कान मिली तो मुस्काओ सबके संग जाकर, यदि तुमको सामर्थ्य मिला तो थामो सबको हाथ बढ़ाकर, झांको अपने मन दर्पण में प्रतिबिंबित सबका आनंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पढ़ लिया हमने। अब साथियों यहाँ पर है पहला सवाल दिया है, कवि के अनुसार जीवन में है। तो कवि के अनुसार साथियों जीवन में क्या है, तो कवि के अनुसार जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते हैं। क्या है साथियों, जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों आते जाते हैं। तो ये कविता मूलतः है, तो साथियों ये कविता कैसी है, मूलतः ये सामाजिक कविता है। कैसी कविता है, एक सामाजिक कविता है। 9 नंबर सवाल है, अंतिम अनुच्छेद में कवि का स्वर कैसा हो गया। तो कैसा हो गया, प्रेरणादायी हो गया। कवि ने प्रेरणा दी है कि सबके साथ मिलकर क्या है, खिलो बैठो आनंद से रहो। ठीक है, अगला है 10वां सवाल आपसे पूछा है कि उगता ढलता रहता सूरज का आशय क्या है। तो इसका आशय होता है साथियों सुख दुख क्या है, आते जाते रहते हैं। और मुकर का अर्थ क्या होता है, तो मुकर का अर्थ होता है प्रकट। ठीक है, और वह ऊंची ऊंची मीनारें, पंक्ति में अलंकार कौन सा है साथियों, तो कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे आपसे पूछा है रिक्त स्थान, ये सवाल मैंने पर्सनल करवा दिया है शेखावाटी मिशन का, उनसे बाहर जाइएगा ही नहीं। ठीक है ना, आप देख लेना, वीडियो है प्ले लिस्ट के अंदर, जरूर जरूर देखना, इसका पूरा वीडियो बना दिया है रेक जो खाली स्थान का, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। तो पहला पूछा है भाषा लिखने की विधि को क्या कहते हैं साथियों, भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है साथियों, वर्ण होती है। ठीक है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं साथियों, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं शब्द शक्ति के। नेक्स्ट है मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं साथियों, तो लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति कैसे हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार, वाक्य में कौन सा अलंकार है साथियों, इसके अंदर है आपके सलेश अलंकार है। कौन सा अलंकार, सलेश अलंकार। अगला है अलंकार के प्रकार होते हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो साथियों मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, अलंकार के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। आगे आपसे तीसरा सवाल पूछा है यहाँ पर कि निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिएगा। तो पहला सवाल है साथियों क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का अर्थ होता है परिमाण। क्या होता है, परिमाण। ये भी मैं पर्सनल एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके ये शब्द हल करवा दूंगा और 1 नंबर आपको है मिल जाएगा। इसके अलावा आपके कॉन्वेनर का अर्थ होता है संयोजक। क्या होता है, संयोजक। ये होता है ना साथियों संयोजक, इस प्रकार से। ठीक है, आगे आपसे पूछा है दूसरा सवाल, निविदा शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा होता है। ये पूछा गया है परीक्षा के अंदर कई बार। इसका पारिभाषिक शब्द होता है साथियों टेंडर। क्या होता है, TENDER। ठीक है ना, इसका होता है ये टेंडर, टेंडर होता है। अगला सवाल पूछा आपसे, प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं। अच्छा सवाल है साथियों। तो आपको लिखना है संचार के जो साधन प्रिंट अर्थात छपे रूप में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं उन्हें प्रिंट अर्थात या मुद्रित माध्यम हम कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों का न मिलना क्या सिद्ध करता है। तो साथियों आपको लिखना है मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों का न मिलना यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता समाज क्या था, अनुशासित था। कैसा था, अनुशासित था। आगे 5वां सवाल पूछा है, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है। तो साथियों जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का, लेखक की संघर्ष में प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है। आगे आपसे पूछा है मास्टर सौंदेलकर किस विषय के अध्यापक थे। तो साथियों मास्टर सौंदेलकर किस विषय के थे, मराठी विषय के अध्यापक थे। कौन से विषय के, मराठी विषय के अध्यापक थे। आगे है नहले पर दहला मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है करारा जवाब देना। कैसा जवाब देना, करारा जवाब देना।
आगे पूछा सिल्वर वेडिंग पार्ट किस विधा पर रचित है। तो साथियों जो आपका प्रश्न संख्या सिल्वर वेडिंग पार्ट किस विधा पर रचित है। तो आपके साथियों जो सिल्वर वेडिंग पार्ट है वो कहानी विधा पर रचित है। कौन सी विधा पर? कहानी विधा पर रचित है। आगे पूछा एन फ्रैंक ने अपनी चीटियों में किसको संबोधित किया है। तो साथियों एन फ्रैंक ने अपनी चीटियों में किटी नामक उस गुड़िया को संबोधित किया है जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। और ये प्रश्न पूछा गया गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ होता है। साथियों तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को होता है। कब होता है? 13 नवंबर 1917 को होता है। कहाँ होता है? ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ है साथियों? एमपी के अंदर होता है। 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर एमपी के अंदर इनका जन्म होता है। आगे लुटकन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती का विजय प्राप्त की। तो साथियों किसकी प्रेरणा से? ढोलक की प्रेरणा से क्या की? कुश्ती की विजय प्राप्त की। किसकी वजह से? ढोलक की वजह से क्या है? कुश्ती की विजय प्राप्त की। तो साथियों ये थे आपके छोटे जितने भी सवाल। अब मैं केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करूंगा और इनकी आपको पीडीएफ है पूरी की पूरी हमारे उत्तर सहित टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई बोर्ड क्लास 6 के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, 6 से 12 के अंदर। ठीक है, अब आपसे 40 शब्द सीमा है, 2-2 नंबर के सवाल है। पहला पूछा इंटरनेट की उपयोगिता स्पष्ट कीजिएगा। दूसरा 5वां पूछा है साथियों एन कोडिंग से आप क्या समझते हैं। बस्ते का बढ़ता बोझ विषय पर आलेख लिखिए। इंपॉर्टेंट है। छठा और चौथा सवाल इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है ना। आगे 7वां सवाल बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। 8वां सवाल है स्लेट पर यह लाल खड़िया चाक मल दी थी किसी ने, इसका आशय क्या है। अच्छा सवाल है। 8 नंबर बाजार के एक जादू है, बाजार में एक जादू है कहने का क्या तात्पर्य है। और सपिया के भाई ने नमक की पुड़ियां ले जाने से क्यों मना कर दिया। ठीक है साथियों, इसकी पीडीएफ पूरी उत्तर सहित आपको मिल जाएगी, ग्रुप के अंदर देख लेना, मैं भेज दूंगा अभी के अभी। 11 नंबर पूछा है सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिएगा। अथवा के अंदर सवाल पूछा है जब आप मानते हैं कि कवि बच्चन का संदेश आज की जीवन प्रणाली में व्यवहारिक हो सकता है, अपने विचार संक्षेप में लिखिए। आगे है भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों को क्यों छिपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया। इंपॉर्टेंट लगाइए। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये सवाल हूबहू पेपर के अंदर छपने वाला है, इसको आप अच्छी तरीके से याद करके चला जाना। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है। इसके अलावा मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना वो भी मैं बताने वाला हूँ। और ये जितने भी 10 मॉडल पेपर करूँगा इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको मैं अलग से बता दूंगा और उनका आप एक कॉपी के अंदर लिख करके बार बार याद कीजिएगा। अगला सवाल है हाय वह अवधूत आज कहाँ है। लेखक ने अवधूत किसको कहा है और उसकी आज उसकी आवश्यकता लेखक को क्यों महसूस हो रही। ये भी परीक्षा के अंदर दोनों सवाल परीक्षा के अंदर आए हुए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 नंबर सवाल पूछा है रघुवीर सहाय का कवि परिचय लिखिए और इसके अतः में है जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय लिखिए। तो साथियों जैनेन्द्र कुमार है, ये आया हुआ है, ये वापस रिपीट हो सकते हैं, ये अच्छा सवाल है। आगे 14 नंबर किशनदा की कौन सी छवि यशोधरा बाबू के मन में बसी हुई थी। यशोधरा बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया, लिखिए। ठीक है, जो शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए ये स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे आपसे खंड दे के अंदर ये व्याख्या पूछी जाएगी, सारी की सारी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसको सही ढंग से। ठीक है, तरीका याद होना चाहिए। फिर आपसे गद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी 6 नंबर की। ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद साथियों 17 नंबर सवाल आपसे प्रार्थना पत्र से संबंधित या लेटर से संबंधित आएगा, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। और 18 नंबर सवाल है साथियों, ये आपके है निबंध आने वाला है। पहला है कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, विद्यार्थी जीवन की अविस्मरणीय घटना को खुला शौचालय मुक्त गांव और साहित्य समाज का दर्पण। तो ये साथियों 5 नंबर में आपके पक्के करवा दूंगा। एक पर्सनल इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट निबंधों का वीडियो लेकर के आऊँगा और उसके अंदर पूरा इसका सॉल्यूशन अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है,
बाकी इनके सारे प्रश्नों का उत्तर है, ये देखो उत्तरमाला दी गई है नीचे, पूरी की पूरी उत्तर है आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो साथियों आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आगे भी 10 मॉडल पेपर अभी तीसरा से लेकर के 10 तक और हल करवाऊंगा, जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा और लगातार पूरा हर तरीके से पढ़ते जाइए, लगभग पूरा भरोसा दिलाता हूं एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।